हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत के लिए आजादी से पूर्व और आजादी के पश्चात चर्चा में रहा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हाल ही में फिर से चर्चा में आया। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई डिस्कशन या फिर डिबेट पहले नहीं छिड़ी है, भाई छिड़ी है, परंतु अब यह पुनः चर्चा में आया है। इसका मेन रीजन क्या है, तो याद रखिएगा कि ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं यह है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसकी लोकेशन कुछ यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसकी लोकेशन को विथ मैप भी हम समझने का प्रयास करेंगे और विथ मैप हम यह भी जानेंगे कि एक्चुअल में भारत के लिए, चाइना के लिए, श्रीलंका के लिए और साथ में अन्य महत्वपूर्ण देशों से यह किस प्रकार कनेक्ट है और साथ में किस प्रकार इंटर रिलेटिव है ना। यहां पर ज्योग्राफी में आपको इंटर रिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से जोड़ते हैं, यह आपकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। तो यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यह ज्योग्राफिकली के साथ साथ पर्यावरण के हिसाब से और साथ में इकोनॉमिकली भी, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी का नाम देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यदि इसको समझने का प्रयास करें कि भाई ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, उसको समझने से पूर्व आप थोड़ी सी इसकी लोकेशन के बारे में जान लीजिए। एक्चुअल में यदि आप इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको इस पूरे निकोबार प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो चलो एक बार इसकी लोकेशन को यदि हम जानने का प्रयास करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई एशिया के अंतर्गत भारत विद्यमान है। और यदि हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, देखिएगा, यदि आप भारत को देखेंगे तो भारत यहां पर आपको दिखाई देगा, अर्थात यहां से अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट होता है, दैट इज ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन। जब आप यहां देखेंगे तो ये है रेड सी वाला पोर्शन और फिर ये आता है पर्सियन गल्फ आगे चलते हुए, दैट इज ये हमको नजर आता है भारत। क्लियर। और भारत से ही नीचे उतरने पर अर्थात ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। अब हमारे लिए एक्चुअल में काम का पोर्शन इतना ही है, दैट इज वाई मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूं। यदि आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये आपके समझने के लिए था भाई। क्लियर। अब यदि इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट जी के हिसाब से देखें कि एक्चुअल में ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको मैंने कर दिया शिफ्ट। अब आप भारत के कंटेक्स्ट में समझना स्टार्ट करें, यानी कि मैं यहां पर एक भारत का मैप बना देता हूं। एक्चुअल में इससे बहुत ही इजी मैनर में आप समझ पाएंगे, दैट इज वाई मैं यहां पर एक इंडिया का मैप और साथ में यहां पर एक वर्ल्ड का मैप मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्लियर। देखिएगा, यदि आप भारत को देखेंगे तो भारत के पूर्वी भाग में आपको क्या दिखाई देते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी सागर, इस ओर है बंगाल की खाड़ी सागर और एक और आपको देखने के लिए मिलेगा अरब सागर वाला एरिया। अब यदि इसको समझने का प्रयास करें आप, देखिएगा, तो इस एरिया में आपको दिखाई देंगे बंगाल की खाड़ी सागर, अर्थात दैट इज बंगाल की खाड़ी। क्लियर। दूसरी ओर दिखाई देता है अंडमान सागर, सॉरी अरब सागर। अब यदि इसको समझने का प्रयास करेंगे आप तो उत्तर में हिमालय और हिमालय का ही विस्तार जो बंगाल की खाड़ी सागर में उठा हुआ है, इसको नाम दिया जाता है, दैट इज ये है हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और जिनके उत्तरी भाग में आपको दिखाई देता है कोकोस चैनल। अब यदि इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिएगा यहां पर 7 आइलैंड मैं मेनली हर बार ड्रॉ करता हूं, यानी कि जब भी मैं अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का मैप बनाता हूं तो वहां पर मैं मेजरली 7 आइलैंड को ड्रॉ करता हूं। और ये 7 आइलैंड ही क्यों भाई, क्योंकि यहां पर 4 आइलैंड आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, अंडमान में, और बाकी के आइलैंड आपको विद्यमान दिखाई देते हैं एक्चुअल में निकोबार वाले एरिया में। और ये जो चैनल है इसे कॉल कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। ये है हमारा 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। अब यदि इस मैप के अनुसार हम देखते हैं तो इस मैप के अकॉर्डिंगली जब आप पाएंगे कि भाई यहां पर से प्रारंभ हो जाते हैं, इस एरिया से प्रारंभ हो जाते हैं, एक्चुअल में यह है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला क्षेत्र। यहां पर आता है ग्रेट निकोबार वाला एरिया, दैट इज ग्रेट निकोबार, यानी कि ग्रेट निकोबार के जस्ट सामने या फिर कुछ नॉटिकल मील दूर आपको एक आइलैंड देखने के लिए मिलेगा और इस आइलैंड को बेसिकली कॉल किया जाता है, इसे कॉल किया जाता है सुमात्रा आइलैंड। क्लियर। ये किसका आइलैंड है, तो ये इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही एक आइलैंड है जो कि ग्रेट निकोबार के सबसे समीप देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट निकोबार। इज दैट क्लियर। अब यदि इनके मध्य में हम देखते हैं तो इन्हीं के मध्य में आपको मौजूद दिखाई देती है एक जल संधि या फिर एक स्ट्रेट जिसे नाम दिया जाता है बेसिकली क्या, ग्रैंड चैनल का। इज दैट क्लियर। और इसी ग्रैंड चैनल के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। अब जरा समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है चाइना, और यहां पर ये वाला जो एरिया मिल रहा है इसे नाम दिया जाता है साउथ चाइना सी, दैट इज कॉल्ड साउथ चाइना
सी। अब इन सब की बात क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जियोपॉलिटिकली इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में इसको एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट की दृष्टि से ये क्यों हानिप्रद हो रहा है, कांग्रेस द्वारा क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, इस मध्य में अर्थात ये जो सुमात्रा आइलैंड है और यहां पर ये जो मलेशिया वाला रीजन है, सिंगापुर वाला रीजन है, यहां पर आपको एक जलसंधि विद्यमान दिखाई देती है और इस जलसंधि को क्या नाम दिया जाता है? तो दैट इज कॉल्ड मलक्का स्ट्रेट, या फिर इसे नाम दिया जाता है मलक्का जल संधि। अब समझने का प्रयास करें कि ये मलक्का जल संधि चाइना के हिसाब से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना इससे अपना आधे से अधिक व्यापार करता है। इवन यदि इसको एक हफ्ते के लिए हम बंद बस कर दें, यानी कि एक हफ्ते तक यदि चाइना के पोर्ट्स को, चाइना के शिप्स को यहां पर रोक लिया जाए, तो चाइना का प्रतिदिन के हिसाब से 6.40 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। तो ये चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से होते हुए चाइना के सारे शिप गुजरते हैं। और ये गुजर एक्चुअल में देखेंगे आप कि गुजर कहां से रहे हैं, तो भारत के ग्रेट निकोबार के समीप से गुजर रहे हैं। और इसीलिए यहां पर यदि भविष्य में यह पोर्ट बंद हो जाता है, तो इससे बचने के लिए चाइना ने पहले ही इस श्रीलंका पर एक पोर्ट का निर्माण कर लिया है। ये क्या है? यह है हमारा श्रीलंका, क्लियर। और श्रीलंका पर इसने पहले ही हम्बनटोटा पोर्ट बना लिया है, क्लियर, जिस पर इसके जहाज आकर रुकते हैं। यहां पर फ्यूल की प्राप्ति होती है, यहां पर राशन की प्राप्ति होती है और फिर यहां से होते हुए ये आगे बढ़ते हैं। अब मलक्का स्ट्रेट से जो जो जहाज गुजरते हैं, नॉट ओनली फॉर चाइना, परंतु वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उनके जहाज जो यहां से गुजरते हैं वो एक्चुअल में सिंगापुर, यहां कहीं पर यहां पर आपको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड सिंगापुर। सिंगापुर में ये आते हैं और सिंगापुर में ये थोड़ा सा रेस्ट करते हैं भाई, है ना। अब जहाजों को रुकने की क्या जरूरत? जहाजों को रुकने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में यहां पर जो जहाज के अंदर बैठे हुए मानव है ना, जो होमोसेपियंस हैं, उनको तो रुकने की आवश्यकता है, वो इंसान ही तो हैं। तो यहां पर ये रुकते हैं, फ्यूल की प्राप्ति करते हैं, राशन लेते हैं और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए इस सिंगापुर को कॉल किया जाता है पोर्ट ऑफ कॉल, है ना। इसको नाम दिया जाता है पोर्ट ऑफ कॉल का, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां से प्राप्त होती हैं। अब याद रखें कि यहीं पर ये जो हम्बनटोटा पोर्ट जो आपको श्रीलंका में देखने के लिए मिला, इसी के लैटिट्यूड एक्सटेंशन पर, यानी कि अक्षांशीय विस्तार पर, इस ग्रेट निकोबार पर भारत सरकार चला रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, है ना। अब इसका होगा क्या असर? तो इसका डायरेक्टली असर एक तो हम्बनटोटा पोर्ट पर पड़ेगा, दूसरा मलक्का स्ट्रेट पर पड़ेगा, और साथ में यह जियोग्राफिकली भारत के अंडर में आएगा, है ना। भारत के अंडर में, यानी कि ग्रेट निकोबार तो भारत के अंडर में ही आ रहा है, परंतु ये दोनों पर कंट्रोल कर पाएगा। एक तो हम्बनटोटा पोर्ट पर क्या क्या गतिविधियां घटित हो रही हैं, और साथ में यहां पर मलक्का स्ट्रेट पर भी अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है कौन? यह भारत। और यह होगा कैसे? तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो ग्रेट निकोबार पर भारत के ट्राई सर्विस कमांड्स का हेडक्वार्टर भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्थात जो ट्राई सर्विस कमांड्स हैं, है ना, उनका हेडक्वार्टर भी यहां पर पहले से मौजूद है, तो उतनी दिक्कत भी नहीं आने वाली भाई। दैट इज वाई यहां पर यह ज्योग्राफिकली और साथ में जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के कंटेक्स्ट में। अब ये सब करने के लिए, यानी कि यहां पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, याद रखें, भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब इन प्रयासों के बीच कुछ खामियां होना या फिर कुछ कमियां तो नहीं बोलेंगे, ना ही खामियां बोलेंगे, परंतु हां कुछ बातें अड़ंगे के तौर पर आना स्वाभाविक है ना। अब यहां पर याद रखिएगा कि यह है हमारा ग्रेट निकोबार, और यदि इस ग्रेट निकोबार में देखेंगे तो इस ग्रेट निकोबार में दो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक नेशनल पार्क का यहां पर आपको नाम देखने के लिए मिलेगा, देखिए, पहला कैंपबेल बे नेशनल पार्क, जस्ट अ सेकेंड, है ना, इसका नाम है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। एक तो ये है भाई, क्लियर। और दूसरा है ग्लेथिया नेशनल पार्क, ग्लेथिया नेशनल पार्क। अब इन दोनों ही नेशनल पार्क्स को लेकर भारत सरकार अपनी प्लानिंग कर रही है, यानी कि यहां पर बायोडायवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। यहां पर एक विशेष प्रकार के कछुए मिलते हैं, यहीं पर आपको डुगोंग, जिसे एक समुद्री गाय कहा जाता है, जो कि समुद्री घास पर निर्भर होती है, यह भी आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बायोडायवर्सिटी के हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट ये रीजन है, क्या? अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला। अब एक्चुअल में भारत सरकार इसी पर प्लानिंग कर रही है, और भारत सरकार इसके द्वारा डेवलप क्या क्या कर रही है, तो देखिएगा, यहीं पर सबसे पहले तो
इसके दक्षिणी मध्य भाग में आप पाएंगे कि भारत सरकार द्वारा एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के अलावा मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्चुअल में क्या क्या इस डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस एरिया में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। एयरपोर्ट के अलावा यहां एक टाउनशिप बनाने का प्रोजेक्ट है कि भाई भारत सरकार द्वारा यहां पर एक टाउनशिप भी बनाई जाएगी और इसका एरिया होगा लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर। साथ में यहां पर शिपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, अर्थात टाउनशिपमेंट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी यहां पर बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। और साथ में याद रखिए ट्रांसशिपमेंट के अलावा यहां 0.4 किलोमीटर स्क्वायर का एक पावर प्लांट बनाए जाने की भी घोषणा है। अब समस्या ये है, देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके द्वारा यदि ये पास हो जाता है, पास तो हो गया है, यदि ये सफल हो जाता है 2028 तक इसको सफल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि लगभग 7200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और 7200 करोड़ इसमें लगा भी दिए गए हैं। अब डेटा अलग अलग मिलता है, यानी कि कई बार 7200 करोड़ मिलता है, 72,000 करोड़ मिलता है, कई बार 75,000 करोड़ मिलता है, कई बार 74,000 करोड़ के लगभग इसमें राशि आती है। परंतु यदि हम 75,000 करोड़ लेकर भी चलते हैं तो याद रखिएगा कि यह भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण और साथ में हाल ही में यह चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाई यदि यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा तो इससे बहुत ही ज्यादा हानि होगी। देखिएगा जो मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर आपको एक नेशनल पार्क यहां, एक नेशनल पार्क यहां, और यहां पर ये जो 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहां पर अलग अलग चीजें, जैसे कि यदि इस वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर एक एयरपोर्ट बनाए जाने की बात हो रही है, यहां पर टाउनशिप प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का यह कहना है कि भाई कांग्रेस का एक्चुअल में यह कहना है कि एक्चुअल में यदि यह प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में एनवायरमेंट का लॉस होगा, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में यहां पर पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। और यह क्षति कैसे पहुंचेगी, तो लगभग 9 लाख वृक्षों को यहां पर काटा जाएगा, जो कि डायरेक्टली एनवायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ी आपदा बनकर सामने आएगी। अब भारत सरकार का इस पर यह कहना है कि यदि मान लीजिए 9 लाख पेड़ कटेंगे तो यह भारत के लिए ज्योग्राफिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में यह प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। हां, ज्योग्राफिकली और एनवायरमेंटली यह पेड़ों का कटाव हानि पहुंचा सकता है, परंतु इसको कंट्रोल हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उसको भारत के मेनलैंड, अब चाहे वो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, किसी भी एरिया में हम स्पेसिफिक एक एरिया में उतने वृक्षों का रोपण करेंगे, यानी कि पर्यावरण को जितना ह्रास होगा उसकी पूर्ति हम कर देंगे। परंतु कांग्रेस गवर्नमेंट का यह कहना है, कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भाई वहां पर वृक्षावरण पहले से मौजूद है, यहां पर आप यदि वृक्षारोपण कर भी देंगे तो क्या गारंटी है कि आप उनको बचाएंगे भी। यही कारण है कि जब यह प्रोजेक्ट चलाया गया था तो एक्चुअल में इस पर बहुत सारे सवाल भी उठकर खड़े हुए थे कि क्या यदि यह प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो इससे जितनी भी हानि होगी भारत सरकार की, आप क्या उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। अब बेसिकली यह प्रोजेक्ट 2021 में शुरू हुआ था और अभी इसको पूरा करने की बात कही जा रही है। देखिएगा यहां पर 72 करोड़ लिखा हुआ है, परंतु हां कुछ स्थानों पर यह 75 करोड़ भी नोट डाउन है, तो आप इस अमाउंट पर मत जाइएगा, ये अभी अमाउंट क्लियर नहीं है। क्लियर, तो जैसे ही अमाउंट क्लियर हो जाएगा तो आपको सुर्खियों में ये नजर आ जाएगा। तो यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के असर या फिर इस प्रोजेक्ट का विरोध ना केवल हमारे यहां के लोग, ना केवल पर्यावरणविद, बल्कि चाइना बहुत तेजी से कर रहा है। यानी कि आज का यह जो टॉपिक था ये नहीं था कि एक्चुअल में इसका विरोध कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है, अपितु इसका विरोध यह था कि भाई वर्तमान में इसका विरोध चाइना और साथ में अन्य नेशन विरोध तो नहीं कर रहे हैं, परंतु हां इसके बारे में बहुत सारी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप चाइना को देखेंगे तो चाइना ही यह इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने नए नए मार्ग खोज रहा है। जैसे कि यदि हम बात करें तो चाइना इस पूरे खेल को समझते हुए यहां पर मलेशिया के पास एक क्रा जल संधि को डेवलप कर रहा है और इस क्रा जल संधि को डेवलप करते हुए वह इसका एक सब्स्टिट्यूट खोजने का प्रयास कर रहा है, किसका, मलक्का स्टेट का। कारण यह है कि यदि चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद करना है तो उसके लिए केवल और केवल एक तरीका आप अपनाइए कि इस मलक्का जल संधि को जिस भी प्रकार से कंट्रोल कर लीजिए, और यह कंट्रोल कर सकता है इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के द्वारा भारत सरकार। क्लियर, तो यह कभी नहीं चाहेगा चाइना कि भाई मैं एक झटके में क्या हो जाऊं,
गायब, है ना। यानी कि 15 मिलियन बैरल प्रति डे का यहां से आयात निर्यात होता है। ये मैं अकेला फूड की बात कर रहा हूं, है ना। यानी कि फूड में सब कुछ आ जाता है उसमें। तो 15 मिलियन बैरल प्रति डे का यहां से आयात निर्यात हो रहा है। और यदि इसको एक हफ्ते के लिए बस बंद कर दिया गया या फिर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया तो कई हजार करोड़ डॉलर का ये अकेली चाइना गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अब यहां पर चाइना, इसीलिए तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो क्रा जेडब्ल्यू मध्य का निर्माण कर रहा है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा यहां पर आपको म्यांमार देखने के लिए मिलेगा। इन सभी को चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कारण क्या है कि यदि फ्यूचर में कभी यह मलक्का स्ट्रेट पर बात आती है तो वो अन्य सभी मार्गों का प्रयोग कर सके। और इसी के लिए यहां श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट का भी निर्माण किया गया है चाइना के द्वारा। इज दैट क्लियर? और यदि मान लीजिए यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह भारत के लिए ना केवल ज्योग्राफिकली बल्कि यह भारत के लिए जियोपॉलिटिकली भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसी प्रोजेक्ट के लिए कहा जा रहा है कि भाई इसके द्वारा भारत सरकार इस ग्रेट निकोबार वाले एरिया को दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर बसाएगी। यानी कि यहां पर अब जैसे जैसे इसका विरोध हो रहा है तो हाल ही में गवर्नमेंट का एक बयान भी आया था कि हम इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए और भी कई सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर भारत सरकार के द्वारा एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, तो जिस प्रकार से आप दुबई को देखते हैं, जिस प्रकार से आप सिंगापुर को देखते हैं, तो वैसा ही कुछ अब आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि भारत सरकार इसके लिए, यानी कि जितने भी क्लेम कर रहे हैं अदर लोग कि भाई पर्यावरण को नाश होगा या फिर पर्यावरण को ह्रास होगा, वहां पर जो शैंपेन जनजाति निवास करती है उस शैंपेन जनजाति को भी कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। तो याद रखिएगा इसके द्वारा इसके लिए भारत सरकार की एक और नीति है जिसके द्वारा वह इस अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर इस ग्रेट निकोबार से कनेक्टिविटी भी बढ़ा रही है। किस प्रकार से? तो यदि आप देखेंगे तो यहीं पर भारत सरकार के द्वारा ब्लू इकोनॉमी का मिशन भी चलाया जा रहा है कि भाई यदि मान लीजिए यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो कहीं ना कहीं यह भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है। अर्थात भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी बूम भी हो सकती है। और इसी के द्वारा भारत सरकार यहां पर केबल कनेक्शन भी बिछा रही है। यानी कि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मेन रीजन यह है कि यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफिकली हो, जब भी आप आइलैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहां पर आपको आवश्यक रूप से इस पूरे आइलैंड वाले प्रोजेक्ट को या फिर इस पूरे ग्रेट निकोबार वाले प्रोजेक्ट को अच्छे से नोट डाउन करना है। और यहां के 2 नेशनल पार्क के बारे में अब आपको हमेशा याद रखना है। ये पूरी पीडीएफ आपको याद रखें कि ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो यदि मान लीजिए आपको इन पूरी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए हो तो आप यहां पर ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पहली बात। और यदि दूसरी बात कि यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहां पर मेरे कम्युनिकेशन ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं मुझे मेंशन करके, तो मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पर एंगेजमेंट लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।